हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टफ माना जाने वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करना है चारपिट मेथड का। इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर लेंगे तब आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। बस सिर्फ आपको एक दो स्टेप्स इसमें ऐसे हैं जो याद रखने हैं। अगर वो स्टेप्स आपको याद रहे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अदरवाइज अगर वो स्टेप्स आपको नहीं पता हैं या आपने कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो नहीं सकता जब तक वो स्टेप्स आपको पता ना हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल तरीका है, जैसे सारे क्वेश्चंस में किया जाता था वैसे इसमें ही करेंगे। लेकिन एक स्टेप या दो स्टेप ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू p स्क्वायर x q स्क्वायर y। ये क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स को ले आते थे। तो z माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में 0 हो गया। ये हम लोगों के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। फिर क्या करते थे, हम लोग इसको एफ एक्स कंसिडर कर लेते थे। मान लिया कि एफ एक्स के बराबर है और फिर हम लोग f के सारे डेरिवेटिव्स निकालते थे। कौन कौन से? 5 डेरिवेटिव्स निकालते थे। डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल पी और डेल एफ बाई डेल क्यू। ठीक, तो ये पांचों पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें चाहिए होते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। इस टर्म में x का हो जाएगा 1 तो बचेगा माइनस पी स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये शुरू वाले दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें y नहीं है, यहाँ पर y है, इसका 1 हो जाएगा तो बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर। और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें z नहीं है तो आएगा 1। अब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का 1, p स्क्वायर का हो जाएगा 2p तो यहाँ आएगा माइनस 2px और यहाँ t नहीं है इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगा। q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिमिलरली z 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें q नहीं है और यहाँ q स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2q माइनस 2qy आ जाएगा। ठीक, जब पांचों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएं तो आपको चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन लिख लेनी है। तो लिख लेते हैं सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है, सबको याद रहनी चाहिए ये। तो ये रही चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन। तो अब जो ये डेरिवेटिव्स आए हैं इनकी वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा डेल एफ बाई डेल पी। डेल एफ बाई डेल पी आया था हमारा माइनस 2px और यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 2px। dy के अपॉन में आएगा डेल एफ बाई डेल क्यू। डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू थी माइनस 2qy, यहाँ माइनस है और यहाँ पहले से माइनस है तो मिलके हो जाएगा प्लस 2qy। dz के अपॉन में ध्यान दें माइनस p इंटू डेल एफ बाई डेल पी। डेल एफ बाई डेल पी था माइनस 2px और यहाँ रखेंगे माइनस 2px तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस p, एक पहले से एक यहाँ p आया तो हो गया p स्क्वायर इंटू 2x। अब यहाँ पर भी माइनस है, डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू रखेंगे तो उसमें भी माइनस था, वो माइनस भी प्लस हो गया और एक क्यू यहाँ पहले से है, 2qy यहाँ से आ जाएगा तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 2y। ठीक है, dp के अपॉन में ध्यान दीजिए क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू थी माइनस पी स्क्वायर, p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। डेल एफ बाई डेल जेड 1 था। dq के अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई। डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू थी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। q इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू थी 1। तो ये चारपिट्स इक्वेशन में हम लोगों ने सारे टर्म्स पुट कर दिए। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो dx के अपॉन में 2px इज इक्वल टू dy अपॉन 2qy इज इक्वल टू dz अपॉन 2xp स्क्वायर प्लस 2yq स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dp अपॉन p माइनस पी स्क्वायर dq अपॉन q माइनस क्यू स्क्वायर। ये बन जाएगी इक्वेशन। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ से कोई दो टर्म चाहिए जिनको हम लोग आपस में इंटीग्रेट कर सकें। अब यहीं पर थोड़ा ट्विस्ट है, समझिए बात को। देखिए यहाँ पर ये जो पहले वाले दो टर्म हैं इनको अगर लेंगे तो यहाँ पर p और q भी आ रहे हैं, गड़बड़ करेंगे नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन। dz वाले में x y p q सब है, ये भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए dp के अपॉन में सिर्फ p का टर्म है और dq के अपॉन में सिर्फ q का टर्म। अब आपको लगेगा कि इन दोनों टर्म्स को हम ले लेते हैं, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इंटीग्रेट होना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, अलग पेपर पे सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको सिर्फ बताना है, मुझे करना नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे नहीं, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं कि अगर ये किया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो लग रहा है यही करना चाहिए, इन्हीं दोनों टर्म को लेना चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों टर्म को लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी समझिए। इन दोनों टर्म को लेंगे तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इनके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, p कॉमन लेके।
इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/p ये आएंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेट कर दें, क्या होगा log p log 1 माइनस p log q log 1 माइनस q प्लस एक कांस्टेंट log a। लॉग रूल लगेगा तो ऐसे बन जाएगा। अब देखिए इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, इंटीग्रेट हो गई, लेकिन समस्या ये है कि अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको हमें गिवन इक्वेशन के साथ सॉल्व करके p या q की वैल्यू निकालनी है। समस्या ये है कि यहाँ पर p की क्वाड्रेटिक है p माइनस पी स्क्वायर q माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को इस दी हुई इक्वेशन के साथ सॉल्व करके p या q की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p की, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर p ऑलरेडी रह जाएगा। अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो उसमें q रह जाएगा। मान लीजिए q नहीं भी रह जाता तो भी हमें यहाँ पर से p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। तो अगर p की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती तो हम उसमें से p सेपरेट नहीं कर पाते, p प्रॉपर्ली नहीं निकाल पाते। तो जब p निकल नहीं पाएगा फिर q नहीं निकल पाएगा, और q और p नहीं निकलेंगे तो आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोगों ने ये लास्ट के दो टर्म यानी कि फोर्थ और फिफ्थ वाला टर्म ले लिया तो चारपिट्स मेथड से आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आके फंस जाएंगे, यहाँ पर आके फंस जाएंगे, क्योंकि इसके बाद p और q की वैल्यू निकल नहीं पाई। तो ये नहीं करना है, ठीक। ये लास्ट के दो टर्म आपको नहीं लेने हैं। इंटीग्रेट करने के पर्पज से ये इंटीग्रेट तो हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके आगे ये जाके फंस जाएगा, p और q की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक। अब इसको हटा देते हैं। तो क्या करना है ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लायर्स क्या लेंगे, तो पहले तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, टेकिंग multipliers p square and 2px in first and fourth term। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म में p स्क्वायर और 2px मल्टीप्लायर ले लें तो जो टर्म मिलेगा वो क्या होगा, वो जो टर्म आएगा वो सारे टर्म्स के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे ईच टर्म इज इक्वल टू, तो p स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2px से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ऊपर क्या आएगा p स्क्वायर dx और यहाँ आएगा 2px dp। अपॉन में भी p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2p क्यूब x प्लस, और इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2px से तो 2px इंटू p माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको तो ऊपर देखिए p स्क्वायर dx प्लस 2px dp, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ p स्क्वायर x। अगर हम p स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, पहले हम लोग p स्क्वायर को ऐसे रखें, dx का करेंगे तो आएगा x का करेंगे तो आएगा dx, और अब x को ऐसे रखेंगे और p स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2p dp। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर 2px dp और ये है p स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं dp स्क्वायर x। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो बन जाएगा dp स्क्वायर x, और नीचे वाले को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2p क्यूब x, ऐसे ही लिखा है, ये 2px को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बन जाएगा 2p स्क्वायर x माइनस 2p क्यूब x, यहाँ क्यूब हो जाएगा तो 2p क्यूब x और ये वाला 2p क्यूब x कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास d ऑफ p स्क्वायर x अपॉन 2p स्क्वायर x। ये हमारा आ गया एक और टर्म जिसको हम लोग इक्वल टू ईच टर्म कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो एक इक्वेशन मान लीजिए, ये आ गया हमारे पास एक टर्म। तो इससे क्या फायदा हुआ, अभी आपको इससे कोई फायदा नजर नहीं आएगा, लेकिन अब हम एक बार फिर से मल्टीप्लायर लेंगे सेकेंड और फिफ्थ टर्म के लिए। क्या लेंगे ध्यान दीजिए, अगेन टेकिंग मल्टीप्लायर्स q स्क्वायर एंड 2qy इन सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म। तो सेकेंड और फिफ्थ टर्म में हम लोग मल्टीप्लायर क्या लेंगे, q स्क्वायर और 2qy। फर्स्ट और फोर्थ में हमने लिया था p स्क्वायर 2px, सेकेंड और फिफ्थ में लेंगे q स्क्वायर 2qy। तो अब क्या आएगा, ईच टर्म विल बी इक्वल टू p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर dy प्लस, और इस फिफ्थ वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2qy से तो ऊपर आ जाएगा 2qy dq। अपॉन में
सेकेंड टर्म में क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2q क्यूब y प्लस, और फिफ्थ टर्म में 2qy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2qy q माइनस क्यू स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें पहले की तरह जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक वैसे ही यहाँ भी ऊपर वाला जो टर्म है वो बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर y। कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर को अगर पहले ऐसे ही रखें और y का डिफ्रेंशिएशन करें तो हो जाएगा dy, और y को ऐसे रखें क्यू स्क्वायर का करें तो आ जाएगा 2q dq। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमरेटर में यही है हमारे पास, तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं dq स्क्वायर y। तो ऊपर आ जाएगा dq स्क्वायर y, और अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 2q क्यूब y प्लस 2q स्क्वायर y माइनस 2q क्यूब हो जाएगा इंटू y। तो 2q क्यूब y इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dq स्क्वायर y अपॉन 2q स्क्वायर y। ठीक, ये है एक और टर्म हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी और जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, अगर हम इन दोनों को आपस में अब इक्वेट करें तो अब हमें एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसको हम लोग यूज करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशंस को इक्वेट कर लें आपस में, तो क्या मिलेगा d ऑफ पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2p स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू d ऑफ q स्क्वायर y अपॉन 2q स्क्वायर y। ठीक है, अब इनको आपस में इंटीग्रेट किया जाए, 2 और 2 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है पी स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, अपॉन में भी पी स्क्वायर एक्स है, ये रहा। तो जैसे 1 अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो log x आता है, ठीक वैसे ही 1 अपॉन पी स्क्वायर एक्स का डी पी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं x में तो log x आता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ x की जगह पर है पी स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर एक्स का जब पी स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा log पी स्क्वायर एक्स। ठीक इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर वाई, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर वाई का जब करेंगे क्यू स्क्वायर वाई के ही रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा log क्यू स्क्वायर वाई, और कांस्टेंट के लिए हम लोग यहाँ पर एक log t लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर टर्म में log है इसलिए कांस्टेंट में भी log ले लिया। log रूल लगा दें तो ये हो जाएगा log p स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू log c क्यू स्क्वायर वाई। log दोनों तरफ से हटा दें तो यहाँ बन जाएगा p स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c क्यू स्क्वायर वाई। ये देखिए एक रिलेशन हमें मिल गया p और q में। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकालें, p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा c क्यू स्क्वायर वाई अपॉन x, और p की वैल्यू आएगी इस पूरे पे अंडर रूट, तो जब अंडर रूट लगाएंगे तो q तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, क्योंकि q पर स्क्वायर है, तो p की वैल्यू हमें मिलेगी q अंडर रूट c अपॉन x, ये आएगा p। लेकिन अभी इसमें q है, ठीक है, तो अब हमें q को हटाना भी है, p और q की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो ये जो p की वैल्यू आई है इसको हम लोग रख देंगे दिए हुए क्वेश्चन में, और वहां से p निकालेंगे और q निकालेंगे जिसमें p और q ना हो। ठीक है, तो पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई थी वो यहाँ एक बार लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। ये थी गिवन इक्वेशन, इसमें हम लोग p स्क्वायर की वैल्यू रख दें यहाँ से, z इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। ये वाली जो पी स्क्वायर की वैल्यू थी वो हमने यहाँ रख दी पी स्क्वायर की जगह पर, इनटू में एक्स था वो है प्लस क्यू स्क्वायर वाई, ऐसे ही लिखा है, ये एक्स कैंसिल हो गया। z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर वाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा c प्लस 1, और यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए y इंटू सी प्लस 1 को इधर अपॉन में कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन वाई सी प्लस 1, और अगर हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लगा लें तो q की वैल्यू मिल जाएगी। q की वैल्यू क्या होगी, q इज इक्वल टू अंडर रूट z अपॉन वाई सी प्लस 1। अब ये जो q की वैल्यू आई है वो यहाँ रख दें हम लोग, जिससे p की वैल्यू विदाउट q वाली यानी कि बिना q वाली मिल जाए, तो इसमें रख देते हैं। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा q यानी कि अंडर रूट z अपॉन वाई सी प्लस 1 इंटू सी वाई अपॉन एक्स। अंडर रूट वाई से ये अंडर रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, तो p जो हमें मिलेगा वो होगा अंडर रूट z अंडर रूट c, सब पे अंडर रूट अलग अलग लगा लेते हैं, अंडर रूट c प्लस 1 इंटू अंडर रूट x, ये हमें p मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा p है इंडिपेंडेंट ऑफ q, और ये हमारा q है। q को भी ऐसे लिख लेते हैं सबको अलग अलग करके, तो q इज इक्वल टू अंडर रूट z अपॉन अंडर रूट y अंडर रूट c प्लस 1। ये हमें p और q की वैल्यूज मिल गई। जब p और q की वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फार्मूले में रख देते हैं 4 पिट्स मेथड में, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy में। तो यहाँ p और q की वैल्यू रख दें, क्या होगा ध्यान दीजिए,
डी जेड इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट जेड अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट सी प्लस 1 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्यू की जो वैल्यू थी ये भी रख दें यहाँ अंडर रूट जेड अंडर रूट वाई अंडर रूट सी प्लस 1 डी वाई। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखिए पहले तो हम लोग जो भी चीज़ें कॉमन है वो कॉमन ले लें, उसके बाद देखते हैं। यहाँ से अंडर रूट जेड कॉमन है और अपॉन में अंडर रूट सी प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट वाई डी वाई। ठीक है, ये रह जाएगा। अब हम लोग क्या करें आगे इंटीग्रेट करने के लिए, भाई देखिए यहाँ dx के साथ में तो x है और dy के साथ में सिर्फ y है। ये जो अंडर रूट जेड है इसको हम लोग dz की तरफ ले आए तो ये बन जाएगा। इस अंडर रूट सी प्लस 1 को भी इधर ही कर लेते हैं। अंडर रूट सी प्लस 1 ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन अंडर रूट जेड डी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट वाई डी वाई, ऐसे बन जाएगा। और अब इंटीग्रेट बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन भी उसी का है, तो पूरे पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। ये तो कांस्टेंट है अंडर रूट सी प्लस 1, ये तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अंडर रूट सी प्लस 1 तो वैसे ही लिखा है। आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ अलग करके दिखा दे रहा हूँ मैं। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर हो जाएगी -1/2 और इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगी -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 अपॉन में भी 1/2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो ठीक वैसे ही 1 अपॉन अंडर रूट जेड का क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट जेड, और अंडर रूट सी यहाँ पर जो है ये तो कांस्टेंट है, बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट वाई का ठीक वैसे ही क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई, और प्लस एक कांस्टेंट लगाना है तो हम लोग C1 लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब में 2 है तो हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा लें जिससे ये 2 कैंसिल होके कट जाए। ठीक है, तो अब 2 कॉमन लेके काट दें तो बचेगा हमारे पास अंडर रूट सी प्लस 1 अंडर रूट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट सी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस C1। ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दी हुई इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है।